भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करेगी तो भारतीय जनता पार्टी 74 प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेगी। मुझे लगता है कि उनको अपनी माँ और अपने भाई की सीट को बचाने पे ज़्यादा अपनी मेहनत लगानी चाहिए। मुझे लगता है वह कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर होगी जिस दिन उत्तर प्रदेश से कांग्रेस में के खाते में 3 जीरो आए। हिंदू जाति को जिस तरीके से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने आतंकवाद का लेबल लगा करके बदनाम करने का प्रयास किया, तो साध्वी प्रज्ञा उस हिंदू आतंकवाद का एक जवाब है। हमारे साथ आज हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ। योगी जी, स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे कि आप स्टार प्रचारक हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं वोटिंग कैसी हो रही है, तो 3 राउंड तक आपका आकलन क्या कहता है? सही पटरी पर जा रही है कि नहीं गाड़ी बीजेपी की? बेशक भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब 7 चरणों के चुनाव संपन्न होंगे तो आप देखेंगे कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। यानी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में 7 चरणों के चुनाव संपन्न होंगे तो भारतीय जनता पार्टी 74 प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेगी। थोड़ा ठीक ठीक लगा लें, आपको लगता नहीं कि ज्यादा हो गया? नहीं, ज्यादा नहीं है, जो सही है वही मैं बोल रहा हूं। जो रुझान है आम जन के मन में, जो एक भाव है, आप पूरे देश के अंदर आप स्वयं भी जो है देश के एक प्रतिष्ठित चैनल से जुड़े हुए हैं और वोटिंग कर रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है आप भी जान रहे हैं। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जाति और मजहब की आधार पर जो लोग समाज को विभाजित करते थे उन सब की हवा निकलने वाली है और जनता उनको जवाब दे चुकी है। बेहतरीन परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मोदी जी के प्रति अपार उत्साह पूरे देश के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव को जीतेगी। आप कह रहे हैं विरोधियों की हवा निकल जाएगी, लेकिन जमीन पर आपकी भी हवा ऐसी कोई दिख तो रही नहीं है जैसी 2014 में थी कि लहर चल रही है। हर कोई कह रहा था कि मोदी लहर है, मोदी लहर है। इस बार ऐसा क्यों नहीं है? फिर मुझे लगता है कि संभवतः इन चीजों को देखने की आवश्यकता है और उसको महसूस किए जाने की आवश्यकता है। 2014 से बेहतर लहर मोदी जी की इस बार भी है और मैं इस चीज को महसूस किया हूं पूरे देश के अंदर। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, हर एक के मुंह पर एक ही आवाज है, एक ही आवाज है, फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार आने के लिए लोगों के मन में जो एक इस प्रकार का उत्साह है, आम जन जो लालायित है इन सब बातों को लेकर के, चुनाव जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के लिए लड़ रही है। इसीलिए आपने जिनके टिकट काटने बनते थे उनमें से भी कईयों को छोड़ दिया कि वोट तो मोदी जी के नाम पर पड़ना है, कैंडिडेट कैसा भी हो। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बेहतर विकल्प होता है तो भारतीय जनता पार्टी या पार्टियां अपने तय करती हैं। बेहतर विकल्प के अभाव में या बहुत बार ये होता है कि भाई ठीक है एक बार इसको और मौका दे दिया जाए। सामान्यतः हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि हमें प्रधानमंत्री का चुनाव करना है, वोट मोदी जी के नाम पर है, तो स्वाभाविक रूप से मोदी जी के नाम पर वोट मिलना ये बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर मोदी जी के नाम और उनके काम के आधार पर विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के इस चुनाव मैदान में अली बली इतनी खलबली मची कि 3 दिन के लिए चुनाव आयोग ने आपको कह दिया कि चुप रहिए, और आप चुप रह के भी वो काम कर गए जो लोग बोलते हुए भी नहीं कर पाते। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक राज्य के मुखिया के तौर पर फिर लोगों को कैसे बताएंगे कि भाई आपके खुद के ऊपर चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी कि आपकी बातें जो हैं वो चुनाव के माहौल में ठीक नहीं है? देखिए, मैंने जो कहा, मैंने तो वही बात कही जो विरोधी दलों के लोग उठा रहे थे और जिस आधार पर मत और मजहब के आधार पर उन्होंने विभाजन की एक शरारतपूर्ण चेष्टा की थी, मैंने उसका जवाब भर दिया था। लेकिन भारत के निर्वाचन आयोग ने
मुझे 3 दिन के लिए चुनाव प्रचार से रोका। मैंने चुनाव आयोग के आदेश को सिर माथे पर लिया और अपनी मौन साधना के माध्यम से आम जन के सामने मैं गया और आम जन का जो व्यापक समर्थन इस मुहिम को मिला, मुझे लगता है कि मौन साधना और आध्यात्मिक साधना का अपना महत्व एक बार पुनः सबके सामने आया है। लेकिन मेरा पक्ष न तब गलत था न आज गलत है। आपने आरोप लगाया कि विरोधियों ने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, जिसका आपने जवाब दिया। ध्रुवीकरण हुआ कि नहीं हुआ फिर? देखिए, स्वाभाविक रूप से अगर आप किसी वर्ग विशेष को वोट बैंक बनाएंगे तो शेष वर्ग भी तो अपने लिए कुछ तलाशेगा। और जिन लोगों ने ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया था उनके सामने जो परिणाम आने जा रहे हैं, 2014 का ही परिणाम उनको फिर से प्राप्त होगा। आप देखना, ये स्थिति आने वाली है। लोग कह रहे हैं कि टक्कर असल में रोटी और राष्ट्रवाद के बीच में है, तो राष्ट्रवाद रोटी के सामने टिक पाएगा? भरे पेट ही होता है जय जवान जय किसान, तो खाली पेट तो नहीं होता। भारत की परंपरा ने राम को रोटी के साथ जोड़ा है। हमारा राष्ट्रवाद एक गरीब को रोजी रोजगार देने का है। हमारा राष्ट्रवाद एक गरीब को मकान देने का है, एक गरीब को शौचालय देने का है, एक गरीब को विद्युत के कनेक्शन, एक गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन, एक लघु और सीमांत किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये सालाना देने की व्यवस्था, एक गरीब को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का है। भारत माता की जय बोलना, भारत की सुरक्षा की बात करना, 130 करोड़ की आबादी की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था करना, ये हमारा राष्ट्रवाद है। हमारा राष्ट्रवाद किसी संकीर्णता का पर्याय नहीं, लेकिन यह राष्ट्रवाद हर व्यक्ति को न केवल रोटी की गारंटी देता है, अपितु सुरक्षा का भी, स्वावलंबन का भी गारंटी देता है। लेकिन जो लोग जातिवाद की राजनीति के माध्यम से सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने पर विश्वास रखते हैं, इन लोगों ने गरीबों के पेट पे लात मारा है, गरीबों के हक को छीना है, किसानों को बदहाल किया है, नौजवानों को बेरोजगार किया है। तो स्वाभाविक रूप से लड़ाई तो विकास बनाम विनाश की है, राष्ट्रवाद बनाम जातिवाद की है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई बनाम आतंकवाद के समर्थक लोगों के बीच में है। तो जनता इस चीज को तय कर रही है। बीजेपी जिस चीज को लेकर खुश है कि कोर्ट में राहुल गांधी ने देखे माफीनामा दे दिया। राहुल गांधी तो कोर्ट में उधर हलफनामा देने के बाद बाहर अमेठी में निकले तो उन्होंने फिर वही बात दोहराई। हाँ, न्यायालय इसको देख रहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय इसको देख रहा है और मुझे लगता है कि आगे का राहुल गांधी का जीवन केवल माफी मांगने का ही रह गया है। वो हर जगह माफी मांगते रहेंगे। किस किस के लिए माफी मांगेंगे? इन्होंने देश के साथ, यहाँ की जनता के साथ, इस देश की सुरक्षा के साथ या देश के संसाधनों के साथ जो क्रूरता की है, उस क्रूरता के लिए इनको केवल माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन उनकी बहन प्रियंका अब जो चुनाव प्रचार कर रही हैं, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो सीधी चुनौती आपके लिए है और वो ये कह रहे हैं कि आप लोग केवल लोगों को गुमराह करके चुनाव जीतना चाहते हैं और कुछ नहीं। देखिए, प्रियंका जी आए, अच्छी बात है। वो 2014 में भी 2017 में भी अपना करिश्मा दिखा चुकी हैं कांग्रेस के लिए। प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी को उन्होंने ही बनाया था। दोनों लड़कों की जोड़ी फेल हो गई, पूरी तरह फ्लॉप हो गई। स्वाभाविक रूप से मैं एक दिन एक जगह कुछ लड़कों से मिला था, तो एक नौजवान लड़का मुझे मिला। उसने मुझे बताया कि साहब, कांग्रेस में जो क्रिकेट की 11 खिलाड़ियों की टीम होती है, राहुल गांधी 10वें नंबर के थे जो फेल हो चुके हैं, 11वें नंबर की श्रीमती प्रियंका वाड्रा है। तो स्वाभाविक रूप से क्रिकेट की टीम में 11वें नंबर के खिलाड़ी का कोई बहुत औचित्य नहीं होता है। तो कांग्रेस के लिए प्रियंका वाड्रा की वही स्थिति है। और न कभी चुनौती थी, न चुनौती आगे हमारे लिए है। कांग्रेस की असलियत देश के सामने आ चुकी है। देश के अंदर रहेंगे किसी और नाम से और देश के बाहर रहेंगे तो किसी और नाम से। तो ये जो बहुरूपिया है, इस बहुरूपिये ब्रांड को देश पसंद नहीं करता है। देश एक ही ब्रांड को पसंद करता है और राष्ट्रवाद का ब्रांड है।
इसके अलावा किसी दूसरे ब्रांड को देश स्वीकार नहीं करेगा। आप जिनको 11वां खिलाड़ी कह रहे हैं, उनकी तैयारी है कि बनारस में पीएम मोदी के सामने उनको चुनाव लड़ाया जाए। अगर प्रियंका वाड्रा बनारस में चुनाव लड़ती हैं तो क्या आपको लगता है कि आपके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट बचाना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा? और मुझे लगता है कि वाएं और खुशी होगी हमें, लेकिन मुझे लगता है कि उनको अपनी माँ और अपने भाई की सीट को बचाने पे ज़्यादा अपनी मेहनत लगानी चाहिए। मुझे लगता है अन्यथा तीनों सीटों पे जीरो के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है और ये तय है। मुझे लगता है वह कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर होगी जिस दिन उत्तर प्रदेश से कांग्रेस में के खाते में 3 जीरो आएंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं बनारस को लेकर कि ये चुनाव लड़ भी जाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, फिर बीजेपी के अंदर से ये बातें क्यों उठने लगी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बंगाल में एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी वाराणसी सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य सीट पे लड़ने की बात वो अलग विषय है। पिछली बार भी प्रधानमंत्री जी 2 सीट पे लड़े थे, वाराणसी से भी लड़े थे, बड़ोदरा से भी लड़े थे। समस्या इस बात की नहीं, समस्या उस परिवार की है जिस परिवार को 4-4 पीढ़ी की अपनी सीट पर विश्वास नहीं रहा और यहां से भाग करके उन्हें केरल जाना पड़ा। तो समस्या हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो पहले से तय है। काशी का बच्चा बच्चा इस बात को बोलता है, एक मतदाता इस बात को बोलता है। मोदी जी को काशी ने अपनाया है और स्वाभाविक रूप से काशी के नवनिर्माण के लिए, काशी की एक नई काया के साथ काशी देश और दुनिया के सामने जिस रूप में सामने आई है वह मोदी जी की देन है। राहुल गांधी दूसरी जगह जाएं तो आप कहते हैं कि भाग रहे हैं, और मोदी जी के दूसरी जगह से लड़ने को आप जस्टिफाई करते हैं। फिर मोदी जी पिछली बार भी 2 जगह से लड़े थे, काशी से भी लड़े थे, बड़ोदरा से भी लड़े थे। मोदी जी काशी से भागे नहीं हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री के रूप में पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में एक सांसद के रूप में इतना सर्वाधिक समय दिया है। इससे पहले कभी कोई भी प्रधानमंत्री इतना समय अपने संसदीय क्षेत्र को नहीं देता रहा, लेकिन उन्होंने पूरा समय दिया है, इसलिए उनको इससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा को चुनाव मैदान में उतार दिया बीजेपी ने, भोपाल से उनको टिकट दे दिया। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी अगर किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देती जिस पर आतंकवाद का मुकदमा चल रहा होता तो आप उनको जीने नहीं देते? देखिए, साध्वी प्रज्ञा का जो मामला है वह जब उन्हें क्लीन चिट मिली है भारतीय जनता पार्टी ने, तब जाके उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। एक दूसरा, दुनिया की सबसे सहिष्णु, सबसे सदासहता का भाव रखने वाली और वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखने वाली, अपने जीवन का उच्च आदर्श बनाने वाली हिंदू जाति को जिस तरीके से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने आतंकवाद का लेबल लगा करके बदनाम करने का प्रयास किया, तो साध्वी प्रज्ञा उस हिंदू आतंकवाद का एक जवाब है। और मुझे लगता है कि यह भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने, संसदीय बोर्ड ने अच्छा कदम उठाया है। नरेंद्र मोदी अमित शाह आए तो लोगों ने कहा कि ये ब्रांड नरेंद्र मोदी नया युग बीजेपी में आ गया, थोड़ा हिंदुत्व वाला है, थोड़ा विकास वाला है। फिर योगी आदित्यनाथ आए तो लोगों ने कहा कि ये तो बीजेपी देखिए पूरी तरह से अब भगवा की तरफ मुड़ गई है और ये पूरा हिंदू वाले एजेंडा पर जाना चाहते हैं। अब साध्वी प्रज्ञा आ गई हैं, तो क्या हम ये माने कि बीजेपी एक कदम और आगे बढ़ गई है? देखिए, अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा की बात करना या अपने आस्था का सम्मान करना, ये हर राष्ट्र भक्त नागरिक का दायित्व बनता है। भारतीय जनता पार्टी आज भी विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के ही कार्य कर रही है और आगे भी इन्हीं मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। 2 बातें उन्होंने कही हैं, एक हेमंत करकरे को लेकर जिस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की थी, उनसे जवाब भी मांग लिया, और दूसरा जो उन्होंने बाबरी विध्वंस को लेकर कहा, विवादित ढांचा गिरने को लेकर कहा कि हमें उस पर गर्व है, उस पर आपका और आपकी पार्टी का क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता ने इसका जवाब दे दिया है। इस देश के अंदर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे देश की लड़ाई है और आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर के लड़ाई लड़ता है। हेमंत करकरे के बारे में पार्टी ने अपनी स्थिति पहले स्पष्ट कर दी है और मुझे लगता है कि बाबरी ढांचे के बारे में राम भक्तों ने पहले ही जवाब दे दिया।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।